नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। लगभग सभी सवाल जो भी आपके मन में चल रहे हैं या फिर जो भी डाउट हैं आपके मन में इस योजना को लेकर के, सभी को इसमें कवर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट में अपने सवाल पूछ रहे हैं, जिनको मैं कमेंट में बार बार जवाब दे करके पूरा जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत सी ऐसी कंफ्यूजन है जिनको लेकर के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। फॉर्म भरने में उनको पता नहीं चल रहा कि फॉर्म कैसे भरना है, किस कैटेगरी में भरना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, पात्रता क्या है, उनकी कैटेगरी में पैसे कितने मिलेंगे, और फिर उनको सारी जानकारी इसमें पता नहीं चल पा रही है। तो इसलिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप चाहें तो इसकी थोड़ी स्पीड तेज कर सकते हैं देखने के लिए। और बाद में अगर कोई भी ऐसा सवाल रह जाता है, आपके मन में कोई डाउट फिर भी आए, तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और इसमें कैसे लाभ मिलता है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पहले से चली आ रही योजना है, जिसमें अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के भरे जा रहे हैं, यानी कि ये शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अभी आपके लिए मौका है इसमें आवेदन करने का। उसके लिए देखिए, यहाँ से ये जो अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0 ये ऑप्शन दिया है, यहाँ से अप्लाई करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये पेज है, इस तरीके से ओपन होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो सबसे पहला जो सवाल आता है इसके बाद में, कि इसमें अप्लाई किस कैटेगरी में करें। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है BLC, AHP, ARH और ISS। इन चारों के बारे में बताता हूँ। देखिए, BLC जो है ज्यादातर सभी लोग इसी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है या फिर कोई कच्चा मकान है जिसको वो पक्का बनाना चाहते हैं, उसको इसमें अप्लाई करना होता है। लेकिन इसके लिए जो पात्रता है, यानी कि उसके लिए इसके जो लिमिट है आय की, इसमें 3 लाख रुपए है। यानी कि अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए है तो ही आप इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको इसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से। दूसरी जो कैटेगरी है वो AHP है, जिसमें कि आपको बना हुआ मकान, फ्लैट, घर मिलता है, जो कि आपको किसी भी आवासीय योजना में मिल सकता है, या फिर कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी आवासीय योजना पहले से चल रही है उसमें मिल सकता है। कहीं पर भी आपको एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, जिसमें आपको एक घर मिलता है जिसमें रहने के लिए उसकी यहाँ पर डायमेंशन दी है किस तरीके से मिलेगा। इसके अलावा ARH है, जिसमें कि रेंटल के तरीके से, यानी कि आप जैसे किराए पर किसी मकान में रहते हैं उस तरीके से इसमें घर मिलता है। और इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी इसमें भी बहुत से लोग अप्लाई करते हैं वो है ISS, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो आय है वो 3 लाख से अधिक है, जैसे कि 6 लाख या 9 लाख के अंडर आती है, तो उन लोगों के लिए मौका होता है कि वो अपने लिए जैसे घर बनवा रहे हैं तो जो लोन लेते हैं वो उस पर वो सब्सिडी प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उनको ISS में अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए इसमें फॉर्म भरते हुए चलते हैं और पता करते हैं कौन कौन से जो सवाल हैं उनके बारे में जवाब देते चलते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का ये पेज आ जाएगा। अब बारी आती है अगले सवाल की, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आवेदक का आधार विवरण, यानी कि आपके आधार कार्ड और उसमें जो नाम लिखा है, जन्म तिथि, ये सब आपकी अपडेट होनी चाहिए उसमें। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, यानी कि जो भी लोग आपके परिवार में हैं उनके सभी के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी कि आपका एक खाता चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसकी फाइल साइज 100 KB होनी चाहिए। इसके अलावा भूमि दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये जो है ये BLC वाली कैटेगरी में जरूरी होता है, बाकी किसी में जरूरी नहीं है। अगर आप घर के लिए, मतलब पक्का मकान बनाने के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अपनी जमीन पर घर बनवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो फिर उसमें आपको अपने जमीन के दस्तावेज उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए, इसमें एक सवाल और है, मैं उसको ऐड कर देता हूं। देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि परिवार के सदस्यों के आधार विवरण। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई संयुक्त परिवार में रहता है, कोई अलग परिवार में रहता है, तो उनको किस किस मतलब सदस्य की जो है आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान के चलिए, एक परिवार डिफाइन होता है किसी राशन कार्ड के जरिए। जैसे आपके घर में अगर एक राशन कार्ड बना है और उस राशन कार्ड में आपके जितने भी मेंबर जुड़े हैं वो एक परिवार में काउंट किए जाएंगे। इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो जितने भी नाम राशन कार्ड में है उनका भी आधार विवरण आपको इसमें ऐड करना होगा। वहीं पर ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मान के चलिए माँ बाप जो है अलग राशन कार्ड चला रहे होते हैं, वहीं उनके जैसे बच्चों की शादी हो जाती है तो उनके राशन कार्ड अलग बन जाते हैं, तो वो दोनों कैटेगरी मतलब दोनों ही अलग परिवार काउंट होंगे, वो दोनों अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ पर अपनी पात्रता चेक करते हैं कि आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर जो कैटेगरी बताई थी तीनों, इनके लिए बता दिया है कि आपको BLC के लिए जो है सैलरी की जो आपकी आय होती है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। AHP मैंने आपको बता दिया, ISS के लिए भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद में अपना जो भी एनुअल इनकम है, यानी कि आपकी सालाना आय है। देखिए, एक चीज है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका बनेगा उसके जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखेगा, मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म उस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है।
देखिए यहाँ पर 3 लाख से कम की जो है आय लिखेंगे यहाँ पर, और मान के चलिए आप बीएलसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएलसी पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद में आपका कहीं पर पक्का मकान है या नहीं उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर पहले से कभी आपको पिछले 20 साल में कोई भी आवासीय योजना में घर मिला हो या फिर इस तरीके का कोई लाभ मिला हो तो वो नो या यस करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए इसके बाद में आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पर नाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ क्लिक करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो नाम है यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो आधार में जैसा लिखा है वही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अलग नाम लिखा तो वो उसको मिसमैच करेगा और आगे आपको फॉर्म भरने नहीं देगा। तो जैसे ही आप यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी आएगा और उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए ओटीपी दर्ज करने के बाद में यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका जो फॉर्म है उसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म में 1 2 3 4 5 जो कैटेगरी हैं, यानी कि 5 जो इसमें विकल्प दिए हैं उन सभी को जानकारी को आपको भरना है। पहली जो जानकारी यानी टैब है इसमें पर्सनल डिटेल्स आएंगी, उसके बाद में फैमिली मेंबर की डिटेल, और उसके बाद में अपने घर की डिटेल, एड्रेस की डिटेल और बैंक की डिटेल। इस तरीके से एक एक करके इसमें आपको सारी डिटेल्स को भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो भी जानकारी भरनी है वो सही भरिएगा। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में नंबर है या फिर नाम है वो सेम टू सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड हो गया, जन्म की तिथि हो गई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना जेंडर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक जो सवाल है वो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि इसमें फॉर्म किसके नाम से भरें, या फिर जैसे कि मान के चलिए कोई फॉर्म भरना चाह रहा है, उनके माता पिता है नहीं तो उनका आधार कार्ड कैसे लगेगा। तो वो सब के बारे में देखिए यहाँ पर ऑप्शन अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर अगर किसी के पिताजी या फिर पति नहीं है तो फिर यहाँ पर लेट या स्वर्गीय पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर कोई भी उनको जानकारी यहाँ पर दर्ज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आधार की जो डिटेल है वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है वो किसके नाम से भरना, जैसे आपके घर में जो मुखिया हैं उनके नाम से भरा जाएगा या फिर आपके नाम से। तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है किसके नाम से आपको भरना है, बस आप जिसके भी नाम से भर रहे हैं वो जिस भी राशन कार्ड में हैं वो मेंबर, और बाकी के जितने भी उस राशन कार्ड में मेंबर है उनकी डिटेल यहाँ पर अपडेट करना जरूरी है, वरना आपको वहां पर जानकारी मिसमैच होगी। इसके अलावा देखिए कोई शादीशुदा महिला जब अपने इसमें फॉर्म भर रही है और यहाँ पर जब पति की जो डिटेल है वो भरनी होती है, देखिए इस वाले टैब में यहाँ पर जब वो जानकारी भर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि कभी कभी जो महिला के आधार कार्ड में जो पति का नाम है और जो पति के आधार कार्ड में जो नाम है वो अलग अलग है। तो वो जब यहाँ पर अलग अलग नाम लिख देते हैं तो उसके चक्कर में ये मिसमैच होता है और आगे फॉर्म नहीं भरने देता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी आपके आधार कार्ड में आपके पति का नाम लिखा हुआ है, मान के चलिए किसी के पति का नाम सुरेश कुमार है और उनके पति का आधार कार्ड में खाली सुरेश लिखा हुआ है, तो वो मिसमैच हो जाएगा। यानी कि आपके आधार कार्ड में अगर सुरेश कुमार लिखा हुआ है और भले ही उनके आधार कार्ड में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपको अभी वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड से उनका आधार कार्ड मैच नहीं होगा। इसलिए आपको वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है, लेकिन उनके आधार कार्ड का नंबर सही लिखना है। बाकी जो वेरिफिकेशन के टाइम पर वो लोग जो टीम आती है वो अपने आप चेक कर लेगी इसमें कि वह इंसान एक ही है या फिर अलग अलग है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना यह है कि जो भी आधार कार्ड का नाम जो लिखा हुआ है आपके पति का आपके आधार कार्ड में, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है और आधार कार्ड का नंबर सेम लिखना है, जो भी उनके नंबर है वही, उसमें गलती ना करें। इसके अलावा बाकी सारी जानकारी यहाँ से फिलअप करके और इसमें यहाँ पर लिखना है कि आप इनमें से किसी भी योजना का पहले से लाभ ले चुके हैं या फिर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो यस या नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाएंगे। देखिए ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर फैमिली मेंबर डिटेल्स भरनी है। जैसा कि मैंने फैमिली का मतलब ये है कि आपके जो भी राशन कार्ड बना हुआ है, यानी कि मान के चलिए परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता और बच्चे, तो फिर उन सभी की डिटेल यहाँ पर आएगी। आपके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो सबकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और अभी आपका राशन कार्ड में जिनके भी नाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे, जिनके नाम नहीं है उनके लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हाउस होल्ड डिटेल, यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखनी है। देखिए ये जो यहाँ पर कैटेगरी है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, ये भी ऑलरेडी सिलेक्ट होगा क्योंकि आपने ये इनकम जो प्रूफ के हिसाब से जो जानकारी दी है उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि 100 KB का होना चाहिए PDF में। इसके बाद में यहाँ पर आप कब से शहर में रह रहे हैं वहाँ वो यहाँ पर लिखना है कि अगर 10 साल से ज्यादा से रह रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर घर का स्वामित्व, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका घर है या फिर किराए का है या फिर आपके पास घर ही नहीं है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपका घर है, तो फिर आपको क्या करना है कि उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी, किस तरीके का घर है, पक्का है, आधा पक्का है या फिर कच्चा है, या फिर अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो फिर इसमें आपको लिखना पड़ेगा किस तरीके का मकान है। और अगर कोई मकान नहीं है तो फिर आपको कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एड्रेस डिटेल में आपको डिटेल भरनी है।
देखिए इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक तरफ भरते जाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। इसमें क्या है कि देखिए आपको उस जगह की डिटेल भरनी है जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, चाहे आप किराए में रह रहे हो या फिर आपका खुद का मकान है, जैसे भी है वो जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। अब इसके बाद में जहां पर आपको मकान बनवाना है, क्योंकि ये देखिए बीएलसी वाली कैटेगरी में अप्लाई किया है जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जमीन के कागज भी देने पड़ेंगे, यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उस जगह का एड्रेस लिखना पड़ेगा जहां पर आपको मकान बनवाना है, यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, इस तरीके से जानकारी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उन जमीन के कागजात को अपलोड करेंगे और अपलोड यहाँ पर करके आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है इसमें बैंक डिटेल का है, इसमें अपनी जो डिटेल है वो आपको लिखनी है। कोशिश कीजिएगा इसमें वही बैंक खाते का विवरण लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो, वरना आपके डीबीटी के माध्यम से जो पैसे आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए सारी जानकारी भर के यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल सेव कर देंगे। देखिए एक चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस तरीके से है। देखिए प्रिंट के लिए क्या है कि जैसे आप फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो प्रिंट वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही आप फाइनल सेव कर देंगे ना, तो इस तरीके से मैसेज दिखाई देगा, उसके नीचे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा और उसके बाद में वो अपने आप ही यहाँ पर सेव हो जाएगा, इसकी जानकारी आपको दिख जाएगी। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो आपका नंबर है ये वाला एप्लीकेशन आईडी, इसको आप पहले ही लिख लीजिएगा प्रिंट से पहले, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है किसी किसी के साथ में, जैसे ही वो प्रिंट पर क्लिक करें प्रिंट की कोई भी डिटेल नहीं आ पा रही है, उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और बाद में इसको प्रिंट निकालने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप पहले ही ये सावधानी रखें कि आपका प्रिंट नहीं निकल रहा है तो कम से कम आपके पास ये डिटेल होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और सवालों के, कुछ और डाउट के जो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं, उनके भी जवाब दे देता हूं। देखिए एक भाई ने पूछा आय जाति निवास प्रमाण पत्र पुराना है तो क्या मैं इसमें लगा सकता हूं। देखिए आपका जो आय जाति जो भी आप लगा रहे हैं उस पर उसकी वैलिडिटी लिखी होती है कि वो कितने साल के लिए है। ज्यादातर जो आय प्रमाण पत्र होता है वो 3 साल के लिए बनाया जाता है, तो अगर वो 3 साल से पुराना है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगर आप आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने अभी जो आपको एप्लीकेशन आईडी बताई थी उसको यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बाद में अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करके शो करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा देखिए एक भाई ने पूछा है कि मेरा लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है 2023 में, उसमें मैं आईएसएस स्कीम में अभी अप्लाई दोबारा से कर सकता हूं क्या। उन्होंने पहले से अप्लाई नहीं किया था, तो उस कंडीशन में देखिए क्या है कि ये बैंक पर ज्यादा निर्भर करता है कि वो आपके आवेदन को स्वीकार करें या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपका अभी तक पक्का मकान नहीं बना है और आपकी जो इनकम स्लैब है वो 9 लाख तक के अंदर आ रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में संपर्क करिए, वहां से आपको जल्दी सहायता मिलेगी। एक ये महिला पूछ रही है हस्बैंड का आधार कार्ड की जो डिटेल है वो सही डालने पर भी ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए इस वाले फॉर्म में यहाँ पर जब आप वो नाम लिख रहे हैं ना, जो आधार कार्ड में आपके जो आधार कार्ड में पति का नाम है वो पति के आधार कार्ड में पति का नाम सेम नहीं है, यानी कि अलग अलग है, इस वजह से वो दिक्कत आ रही है। तो आपको वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है ज्यादातर कि उनके जैसे जो सदस्य हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो उनका आधार कार्ड कहां से लें। तो मैंने आपको बता दिया ये ऑप्शन आ चुका है, लेट या स्वर्गीय, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे और आपको सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक भाई पूछ रहे हैं कि बीएलसी की जगह एएचपी हो गया है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं वो कि अपने जो भी नजदीकी आपके नगर निगम या फिर नगर पंचायत है वहां जाकर के संपर्क करें, क्योंकि वहां से फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर आपका फॉर्म दोबारा से भरा जाएगा, या फिर अगर वो वहीं से एडिट कर सकें तो वो वहीं ऑफिस से ही होगा, ऑनलाइन अभी ऑप्शन नहीं है। एक भाई पूछ रहे हैं इसमें कि लास्ट डेट क्या है इस योजना की। तो देखिए अभी इसके लिए कोई भी निश्चित तिथि जारी नहीं की है कि इसके लिए लास्ट डेट क्या है, लेकिन हाँ इसके लिए जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो पहली जो लिस्ट है इसकी बनने वाली है 2 से 3 महीनों के बाद में इसकी जो फाइनल लिस्ट अपलोड की जाएगी जगह जगह के हिसाब से। तो आप लेट ना करिए, जल्दी से जल्दी आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, अभी कोई इसकी निश्चित तिथि नहीं है। इसके अलावा देखिए ये पूछ रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन मैंने अपने बच्चे का नाम ऐड नहीं कर पाया, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर इसमें क्या है कि जब वो जो टीम आपके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आएगी तो वहां पर आपको उनका जो भी रह गए हैं उनका आधार कार्ड और डिटेल उनको सबमिट करा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरते समय उनका नगर पंचायत या नगर निगम दूसरा सिलेक्ट कर लिया है, अब क्या करें। तो इसमें देखिए एडिट का ऑप्शन नहीं है, प्रिंट का भी ऑप्शन अभी नहीं है, इसके लिए आपको वहां कार्यालय में ही जाना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका फॉर्म वहां पर जहां पर आप रह रहे हैं वहां ट्रांसफर कर दें। अगर नहीं कर सकते तो उनसे बोलिए फॉर्म रिजेक्ट करिए, जिससे कि आप दोबारा से फॉर्म को भर सकें। ज्यादातर लोगों की समस्या है कि प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं क्रोम ब्राउजर यूज करिएगा जिससे कि आपको प्रिंट की समस्या ना आए, लेकिन फिर भी आ रही है तो फिर अब इसमें अभी ऑप्शन नहीं है कि इसको एडिट कर सकें या फिर प्रिंट निकाल सकें। आपको वहां कार्यालय में जाकर ही प्रिंट मिल सकता है दूसरा, वरना नहीं मिलेगा।
ये भाई पूछ रहे हैं कि मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1,20,000 रुपए का है, तो क्या उसमें मैं कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करूँ? भाई कोई सा भी कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से आपने इसमें लाभ लेना है। जैसे आपको अगर पैसे चाहिए तो BLC सिलेक्ट कर सकते हैं, मकान चाहिए तो उसके लिए अलग से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर लोन पर आप सब्सिडी चाह रहे हैं तो ISS सिलेक्ट कर सकते हैं। एक समस्या ये भी आ रही है लोगों को कि वो फॉर्म भर दे रहे हैं, लेकिन फिर जब वो अपना स्टेटस चेक करें तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि देखिए, एक चीज करके देखिए, आप सबसे पहले तो जिस आधार कार्ड से आपने फॉर्म भरा था उसे दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप वहां पर अप्लाई करेंगे, देखिए ये इस वाले सेक्शन में जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, देखिए यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो अपना जिस आधार कार्ड से आपने पहले फॉर्म भरा था ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है, और अपना नाम लिख करके यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करिएगा। अगर वो OTP भेज रहा है तो इसका मतलब आपका पिछला जो फॉर्म है वो जमा नहीं हो पाया था, दोबारा से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपका फॉर्म जमा हो गया होगा पहले से, तो यहाँ पर एरर दिखा देगा, ऑलरेडी जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर पोर्टल पर जमा है, या फिर उसकी एंट्री दिखा देगा पहले से ही। तो फिर आपको इसमें क्या करना है कि अगर पहले से दिखा रहा हो तो फिर आपको जो भी नजदीकी आपके नगर निगम या फिर नगर पंचायत के कार्यालय, वहां जाकर के आपको संपर्क करना होगा, वहीं से आपकी इसमें मदद हो पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर एंट्री दोबारा से हो पा रही है तो इसका मतलब फॉर्म नहीं भर पाया, दोबारा से फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं मैंने फॉर्म भर दिया है, 1 महीना हो गया, अभी तक पेंडिंग में दिखा रहा है। तो देखिए दोस्त, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो भी कार्यालय है जहां पर वो उसमें कैटेगरी जहां पर स्टेटस में दिखा रहा है कहाँ पेंडिंग है, वहां जाके संपर्क करना होगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन इसमें अभी सिर्फ अप्लाई करने का ऑप्शन है, ना तो इसमें एडिट करने का, प्रिंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको ऑफलाइन ही इसमें मदद मिल पाएगी। जो वहाँ की वेरिफिकेशन टीम है वही इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। क्यों पेंडिंग है, क्या कारण है, वो आपको वहां पर दिखा देगा। तो उसके उन्हीं से आप संपर्क करिए। तो दोस्तों आशा है आपको ये जो भी मैंने जानकारी दी है वो थोड़ी बहुत मदद करेगी। और ऐसे ही अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है या फिर कोई डाउट है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी जानकारी देने की। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।